तो क्या पढ़ेंगे तो बताते हैं। तो देखिए लिक्विड सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन उसको कहेंगे जिसमें हमारा सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड। तो देखिए तीनों जगह लिक्विड ही है, सॉल्वेंट है, लिक्विड। यहाँ गैस डिजॉल्व हो रहा है लिक्विड में, एज फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स। इसका एग्जांपल था कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में आप लोग को पता है कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा गैस डिजॉल्व रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहता है। या अभी अभी एग्जांपल बताएं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो वाटर हो गया सॉल्वेंट और ऑक्सीजन क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। या दूसरा एग्जांपल डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व O2, ये एग्जांपल इसका है। ये लिक्विड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल देख सकते हैं मिथेनॉल इन वाटर। मिथेनॉल इन वाटर यानी आपका सॉल्यूट है मिथेनॉल, सॉल्यूट है मिथेनॉल। और ये जो वाटर है ये भी सॉल्वेंट है, दोनों लिक्विड स्टेट में है। तो इस तरह का पढ़ेंगे हम लोग। बेंजीन, बेंजीन इन क्लोरोफॉर्म, ऐसा पढ़ेंगे बेंजीन इन क्लोरोफॉर्म। इसी में देखिएगा आप लोग को मिल जाएगा सिलेबस में आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप मिक्सचर, ये सब मिलेंगे इसमें। फिर ये पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन यानी चीनी आपका डिजॉल्व है लिक्विड में, ये इसका एग्जांपल हो गया। तो ये आपका सिलेबस हो गया। सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, उसके बाद पढ़ेंगे लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, उसके बाद पढ़ेंगे सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल। तो अब देखते हैं, तो एक काम कीजिए, इतना लिख लीजिए, उसके बाद जो है ये स्टार्ट करते हैं, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। कृति समझ में आ रहा है? कृति ये लिक्विड सॉल्यूशन क्लियर है? हाँ ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए तो। इतना लिख लीजिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है अनुराग? ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लिखेंगे गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, ये हेडिंग लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब ऊपर से लिख देते हैं, इसको ABCD करके लिख देते हैं, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, इसका एग्जांपल देख लिए, कोल्ड ड्रिंक्स है, दूसरा डिजॉल्व ऑक्सीजन है। तो ये सब हमारा हो गया। या जितने बिवरेज हैं, बिवरेज मतलब पीने वाले जो पदार्थ हैं जिसमें गैस डिजॉल्व हो, तो उसको वो इसमें एग्जांपल में आ जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं। अब देखिए गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, तो सबसे पहले हम लोग को फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ना है इसमें। एग्जांपल तो हो गया, ये समझ भी लिए कि ये लिक्विड सॉल्यूशन है। इसमें एक टर्म है फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर कौन कौन सा फैक्टर है? फैक्टर अफेक्टिंग, अफेक्टिंग गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, यानी गैस डिजॉल्व इन लिक्विड है। तो इसमें कब कभी गैस ज्यादा डिजॉल्व करेगा, कभी कम करेगा। तो वो ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो, जैसे मान लिया कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस डिजॉल्व है, तो कभी CO2 गैस, क्या चीज आप ऐसा कीजिएगा CO2 ज्यादा डिजॉल्व हो जाए, कभी कुछ ऐसा होगा कि CO2 कम डिजॉल्व होगा। तो वो कौन कौन सा फैक्टर है जो गैस को लिक्विड में डिजॉल्व होने को अफेक्ट करता है, जिसपे ये आपका जो है डिजॉल्व करना जो है ये डिपेंड करेगा। तो ये सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है उसके बारे में।
तो देखिए इसमें सबसे पहले फैक्टर देखते हैं नेचर। अच्छा देखिए गैस डिजॉल्व, इसका एग्जांपल फिर यहाँ लिख देते हैं कि एग्जांपल है गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। यही आपका हो गया डिजॉल्व ऑक्सीजन ही हो गया, डिजॉल्व O2, ठीक है, डिजॉल्व O2। इसका जो फर्स्ट फैक्टर है वो देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट देखते हैं। तो यही आप मान लीजिए कि डिजॉल्व ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, डिजॉल्व O2 है। तो बताइए इसमें दो टर्म है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, ठीक है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। तो बताइए डिजॉल्व ऑक्सीजन में सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है? ऑक्सीजन हो गया, सॉल्यूट हो गया ऑक्सीजन, सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर हो गया, बहुत अच्छा, वाटर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया। ये है हमारा। तो देखिए अब हमारा हेडिंग है नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये तो एग्जांपल है, लेकिन आप ले लीजिए एक होता है वाटर सॉल्युबल गैस। वाटर, ये 11th में पढ़े हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, वाटर सॉल्युबल गैस, वाटर सॉल्युबल गैस। तो वाटर सॉल्युबल गैस जो है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा SO2 गैस डिजॉल्व होता है। क्यों होता है बताएंगे। अभी थोड़ा सा पहले देख लीजिए एक ऑर्डर याद, ये ऑर्डर याद रख लेंगे तो आप सरफेस केमिस्ट्री में भी इसका जरूरत पड़ता है। दूसरा नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी थियोरेटिकल क्वेश्चन में ये सब आ जाता है। SO2 सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। ये अमोनिया है, ये गैस उससे कम, CO2 उससे कम, मीथेन उससे कम, ठीक है। तो ये जो चार गैस आपके दिख रहा है बोर्ड पे, ये हाईली, इसको कहते हैं हाईली सॉल्युबल गैस, हाईली सॉल्युबल गैस है। और ये सब कम है थोड़ा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब बहुत कम डिजॉल्व करता है। ऑक्सीजन जो है पानी में बहुत कम डिजॉल्व, जितना एयर हम लोग जो सांस लेते हैं एयर में जो ऑक्सीजन है उसको लेते हैं, तो एयर में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है लेकिन वही पानी में बहुत कम है, इसलिए पानी वाले को ppm में डिनोट करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये तीनों जो गैस हैं ये सब बहुत पार्शियली सॉल्युबल गैस है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। बट ये सब जो है SO2, NH3, CO2, मीथेन, ये सब गैस जो है हाईली सॉल्युबल गैस। इसका क्या मतलब है, आपने ये वाटर ले लिया, वाटर है, वाटर मान लीजिए आपने एक लीटर लिया, 1 लीटर, इसमें SO2, मान लीजिए SO2 गैस है तो ये 10 ग्राम डिजॉल्व हुआ। तो अमोनिया आपका 1 लीटर में 9 ही ग्राम डिजॉल्व होगा। ये मान लीजिए SO2 डिजॉल्व हुआ तो ये अमोनिया जो है NH3 9 ग्राम डिजॉल्व होगा। CO2 इससे थोड़ा कम डिजॉल्व होगा। अगर सब कंडीशन सेम है, सारा कंडीशन, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, टेम्परेचर, सारा कंडीशन सेम है, तो SO2 गैस इसमें ज्यादा डिजॉल्व होगा। 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में अमोनिया उससे कम, CO2 उससे कम। तो ये ऑर्डर है इसका ऑर्डर। तो हम लोगों ने अभी देखा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट यानी ये जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, यानी सभी गैस एक समान रूप से डिजॉल्व नहीं करेगा, ये कौन सा गैस है उस पर डिपेंड करेगा। तो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि क्यों ये ज्यादा कर रहा है, ये क्यों कम कर रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन को छोड़ के इतना जो बताएं इतना क्लियर है। कुंदन क्लियर है ये? अच्छा, तो अब देखिए, अब 11th में एक टर्म पढ़े होंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, स्टेट्स ऑफ मैटर में एक टर्म पढ़े होंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। तो कोई इसमें बता सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, कोई बता सकते हैं? तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा टेम्परेचर जिसपे गैस जो है लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट हो, ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो है गैस क्या चीज में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो, उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा, जैसे मान लीजिए कि SO2 है, एक एग्जांपल बता रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे हैं यहाँ पे,
वो हमें याद नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर SO2 का, SO2 का मान लीजिए कि आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज है, अमोनिया का आपका 32 डिग्री है, आपका CO2 है इसका 30 डिग्री है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो जितना ही यानी जब SO2 गैस 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, प्रेशर भी रोल अप्लाई करता है कि प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर अगर 35 डिग्री है तो उस समय SO2 गैस जो है लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा। SO2 गैस जो है फर्स्ट टाइम लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और 35 से जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे करते जाइएगा उतना ही ज्यादा SO2 गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ऐसे देखिए, ये गैस है आपका, मान लीजिए ये SO2 गैस है। SO2 गैस लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है? तो दो चीज करना पड़ता है, प्रेशर को हाई करना पड़ेगा। जैसे ये पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है, इसमें SO2 गैस दूर दूर है, दूर दूर है, पिस्टन को दबा दीजिए, पिस्टन को आप दबा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो इसे दबा दीजिएगा तो क्या होगा, पहले वॉल्यूम भी था, अब वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आने लगेगा। तो एक है रीजन हाई प्रेशर करने पे, प्रेशर को हाई कर दीजिए। दूसरा क्या है कि टेम्परेचर को हम लोग लो कर देते हैं, टेम्परेचर लो करेंगे तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के और करीब आएगा और जल्दी से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही है, क्रिटिकल टेम्परेचर में हम लोग क्या करेंगे कि SO2 जैसे 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितने पे करेगा, 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेगा। CO2 करेगा 30 डिग्री पे, मैंने फर्स्ट टाइम। तो अब देखिए, मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, अब तीन गैस है, देखिए तीन गैस है, ये है आपका SO2, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर देख रहे हैं, ये अमोनिया है और ये CO2, मान लीजिए अलग अलग कंटेनर में रखा हुआ है। आप टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का अभी मान लीजिए टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री, तो बताइए 40 पे ये तीनों में से कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा? अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है 40 डिग्री तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसको लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए 35 चाहिए, इसको 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, इसको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अभी जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री पर तीनों गैसिंग फॉर्म में रहेगा। अब क्या कीजिए, इस 40, अब टेम्परेचर घटा रहे हैं, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लीजिए घटा रहे हैं, घटाते अब आ गया 38, फिर भी ये तीनों में से कोई लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगा, ध्यान से समझिएगा। फिर 37 हो गया, फिर भी ये लिक्विड ड्रॉप में नहीं कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे घटाते घटाते 35 डिग्री कर दिए, 35 डिग्री। अब जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री, तो बताइए इसमें से कौन स्टार्ट हो जाएगा लिक्विड में कन्वर्ट होना? SO2 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों गैस ही रहेगा, ये दोनों गैस ही रहेगा। फिर टेम्परेचर कम करते करते अब ले आए 32 डिग्री, अब मान लीजिए कि अब 32 डिग्री कर दिया, अब क्या होगा? अब देखिए, अब जो है SO2 तो लिक्विड में कन्वर्ट हो ही रहा है, इवन 32 डिग्री में ये ज्यादा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्टार्ट होगा, कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। ये पॉइंट समझ रहे हैं? 35 पे ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन टेम्परेचर और कम कर दिए हैं, कम कर दिए तो ये और ज्यादा इसका वॉल्यूम जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और ये स्टार्ट होना शुरू हुआ। ये पॉइंट क्लियर है? और उस समय CO2 गैसिंग के फॉर्म में रहेगा, CO2 गैसिंग के फॉर्म में रहेगा। तो ठीक है, फिर 30 डिग्री कर दिए, 30 डिग्री कर दिए, 30 डिग्री कर दिए, तब आपका SO2 तो लिक्विड में कन्वर्ट हो ही रहा है, अमोनिया भी हो रहा है, CO2 स्टार्ट होगा कन्वर्ट होना। अब धीरे धीरे, अब समझिए टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कर दिए, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिए, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिए, तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देंगे तो मान लीजिए ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये आपका 10 ml डिजोल्व हुआ, माने 10 ml लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो ये बताइए ये कितना ml उस समय तक कन्वर्ट होगा? लगभग 10 ml से ज्यादा होगा, 10 ml से कम होगा, क्या होगा? 10, हाँ 10, ये कम होगा, ये लगभग उस समय मान लिया 7 ml हुआ,
और CO2 गैस उस समय कितना होगा, 5 ml होगा। ठीक है, 5 ml होगा। तो ये जो 10 डिग्री पर तीनों लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इजिली लिक्विफिएबल गैस या हाईली लिक्विफिएबल गैस एक टर्म है, हाईली लिक्विफिएबल गैस। हाईली लिक्विफिएबल गैस हो जाएगा कौन सा, SO2 हो जाएगा। हाईली लिक्विफिएबल मतलब जो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो हाईली लिक्विफिएबल गैस कौन होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, हाइयर द क्रिटिकल टेम्परेचर हाई दैट इज हाईली सॉल्युबल गैस। और वो क्या होगा, वो हमारा ज्यादा डिजॉल्व होगा, लिक्विड में ज्यादा डिजॉल्व होगा। जितना लिक्विड में जल्दी कन्वर्ट होगा, लिक्विड बनेगा, वो ज्यादा डिजॉल्व करेगा लिक्विड में। गैस को डिजॉल्व कराना मुश्किल है, लेकिन यही गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो ज्यादा देर तक डिजॉल्व रहेगा। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक्स है तो हम लोग जानते हैं CO2 गैस डिजॉल्व करता है, लेकिन आप मान लीजिए इसको डिजॉल्व कराना चाह रहे हैं, मान लीजिए यही कोल्ड ड्रिंक्स है, इसी में आप SO2 डिजॉल्व कराना चाह रहे हैं, अमोनिया डिजॉल्व कराना चाह रहे हैं, और ये CO2 गैस डिजॉल्व कराना चाह रहे हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा डिजॉल्व SO2 गैस करेगा। मान लीजिए वॉल्यूम सबका सेम है, वॉल्यूम सबका सेम है, तो सबसे ज्यादा कौन डिजॉल्व करेगा, SO2 गैस, उससे कम करेगा अमोनिया, उससे कम करेगा CO2। तो ये जो है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, गैस जो डिजॉल्व करता है लिक्विड में, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे करेगा। कई किस तरह से, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाइयर रहेगा वो ज्यादा डिजॉल्व करेगा, हाइयर रहेगा। तो एक पॉइंट लिखते हैं, उसको देखिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या, हाइयर द क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ पे स्टार बना के लिखेंगे, हाइयर हाइयर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, हाइयर द क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको TC कहते हैं, TC ऑफ गैस। तो मोर इट सॉल्युबल, मोर इट इज सॉल्युबल, मोर इट इज सॉल्युबल, ये हमारा क्या होगा, मोर सॉल्युबल होगा। यानी ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solubility of gas, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid। तो यहाँ पे जो है, यहाँ अगर पूछ देगा why SO2, SO2 is highly soluble, highly soluble due to its higher higher critical temperature, higher critical temperature। ठीक है, हाइयर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, पूछ देगा विच ऑफ द गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, विच ऑफ द गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ले देगा हाइड्रोजन, बी दे देगा ऑक्सीजन, सी दे देगा आपका मान लीजिए कि नाइट्रोजन, डी दे देगा CH4 मीथेन दे देगा। तो बताइए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन हो जाएगा, CH4 मीथेन। मीथेन इज हाईली सॉल्युबल बिकॉज इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज मोर देन इट्स, ये सबसे हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर ये ज्यादा होता है। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगा। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर आपको मिलेगा स्टेट्स ऑफ मैटर, 11th में डिटेल में दिया है, यहाँ पे खाली टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ मिल सकता है बुक में। ठीक है, अगेन सरफेस केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो जो ज्यादा गैस मतलब वाटर में डिजॉल्व होता है वही ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, सरफेस पे वही एब्जॉर्ब करता है। तो खैर वो वहां पे चर्चा करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट है। तो गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, तो ये पूरा लिख लीजिए, तो ये लिख लीजिए, ये पूरा पॉइंट क्लियर है सब लोग को, सतीश क्लियर है। हाँ ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर से हटाते हैं। हम लोग सेकेंड फैक्टर देखेंगे। सेकेंड फैक्टर देखेंगे, लिख लीजिए, जो लोग लिख रहे हैं लिख लीजिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसको हटा दें, लिख लिए हैं आप लोग? अच्छा, ठीक है, किसी का बचा हुआ हो तो बोल दीजिएगा, हटाते हैं। तो ठीक है, देखिए अब जो है नेक्स्ट फैक्टर देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये क्या है, देखिए इसको समझिए। तो हम लोग जब गैस गैस और गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल यानी गैस और ऑब्लिक लिक्विड लिख दिए, इसका मतलब गैस, लिक्विड में गैस डिजोल्व है, लिक्विड में गैस डिजोल्व है। यानी गैस और लिक्विड को जब आप डिजोल्व कीजिएगा तो गैस डिजोल्व हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड में। इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। अगेन 11th का थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है कि रिएक्शन दो तरह का होता है। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे गैस और लिक्विड मिलाए, गैस और लिक्विड बन गया, लेकिन फिर से गैस इसमें से निकल सकता है, गैस इसमें से क्या हो सकता है, निकल सकता है। जैसा कि एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स में देखते हैं आपका गैस डिजोल्व रहता है, लेकिन जब कैप उसका ओपन करते हैं, कैप कैप तो जो बबलिंग करके निकलता है उसमें से कौन सा है, वही CO2 गैस निकलता है, उसमें से CO2 गैस निकलता है। ऐसा नहीं कि एक बार डिजोल्व हो गया फाइनली तो उसी में क्या कहता है वो बचा रहेगा, ऐसा नहीं है, वो फिर से रिवर्स बैक हो जाता है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो व्हेन गैस इज डिजोल्व इन लिक्विड, तो इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है इसमें दो क्राइटेरिया, एक तो रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल, और दूसरा होता है इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक कोई बताइए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब? हाँ ठीक है, हीट रिलीज होता है, बहुत अच्छा। इससे हमारा क्या होगा, हीट इवॉल्व करता है। तो जहां भी अगर हीट इवॉल्व होता है उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक। और ये चीज पढ़ना है 11th में, 11th में पढ़ना है कि देखिए ये जो आगे की ओर एरो है इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ये जो आधा एरो ऐसे है इसको इंडिकेट करते हैं, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये जो नीचे वाला जो एरो है इस तरह से, इसको कहते हैं हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन, इसको कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये सिंबल है, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें दो साइन है, एक हाफ एरो जो है ऊपर, इसको अगर कहेंगे रिएक्टेंट, तो ये है हमारा प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जो एरो दिख रहा है उसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये पीछे की ओर हो गया, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, जब गैस और लिक्विड डिजोल्व हो रहा है, अच्छी तरह से डिजोल्व हो रहा है, यानी कहेंगे अच्छी तरह से डिजोल्व हो रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। लेकिन वही डिजोल्व गैस अगर उसमें से निकल जा रहा है, यही गैस जो डिजोल्व है फिर से ये कन्वर्ट हो जाए गैस और लिक्विड में, तो इसको कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन, इसको कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। तो गैस अगर लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है तो वो कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, और अगर जो डिजोल्व गैस है फिर से लिक्विड से निकल जाए तो उसको कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। तो लो टेम्परेचर जब एक्सोथर्मिक, अगर कोई केमिकल रिएक्शन 11th में पढ़ना है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी जिस रिएक्शन में हीट खुद ब खुद निकल रहा है, जिस रिएक्शन में खुद ब खुद हीट निकल रहा है, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर लो रखना पड़ता है। टेम्परेचर लो रखेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
टेम्परेचर शुड बी, वी कीप टेम्परेचर लो, हम लोग टेम्परेचर को लो रखेंगे। क्यों लो रखेंगे? क्योंकि उस रिएक्शन में खुद ही हीट निकल रहा है, हम उसको हीट देने देने का कोई जरूरत नहीं है। वो फॉरवर्ड रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दिए ना ना जबरदस्ती, हम उसको जो है टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी पूरा खा लिया, कोई पार्टी वार्टी में गया, पूरा खा लिया, रिएक्शन उसका कंप्लीट हो चुका है, पूरा फॉरवर्ड रिएक्शन हो चुका है, पूरा जो खाना था खा लिया, फिर भी अब क्या है कि उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। कोई आया उधर से गेस्ट, अरे आप तो कुछ खाए नहीं, लीजिए 2 रसगुल्ला और लीजिए, एक और रिलेटिव है 2 और लीजिए, बेचारा पहले से फुल है, प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट तैयार है, लेकिन और ऊपर से 2 रसगुल्ला दिए जा रहे हैं। तो क्या होगा? रसगुल्ला देना मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? जबरदस्ती खिला रहे हैं, तो अंतिम में क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा, यानी जो खाए हैं वो वोमिटिंग हो जाएगा। वोमिटिंग होना मतलब रिवर्सिबल, मतलब हमारा बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। तो ज्यादा हम टेम्परेचर करेंगे किस केस में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स होने लगेगा, रिएक्शन आपका रिवर्स होने लगेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, if we increase temperature, then reaction shift backward, रिएक्शन शिफ्ट कर जाएगा बैकवर्ड, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगा, यानी गैस और लिक्विड फिर से बदलने लगेगा। इसका एग्जांपल कैसे हो गया? जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है तो उसको फ्रिज में रखते हैं। क्यों फ्रिज में रखते हैं? क्योंकि लो टेम्परेचर रखते हैं। लो टेम्परेचर रखते हैं तो उससे क्या होता है? गैस डिजोल्व रहता है उसमें। लेकिन उसी कोल्ड ड्रिंक्स को बाहर में रख दीजिए, टेम्परेचर आपका ज्यादा हो गया, तो धीरे धीरे क्या होगा? उस कैप से बंद भी है फिर भी वो क्या होगा? उसमें से आपका गैस बन के निकलने लगे, गैस जो है बाहर निकलने लगेगा। क्यों निकलने लगेगा? क्योंकि टेम्परेचर आप इंक्रीज किए तो जो गैस डिजोल्व था वो रिटर्न बैक होने लगेगा, गैस जो है रिटर्न बैक होने लगता है। तो इसका कंडीशन क्या है कि जब गैस को डिजोल्व कीजिएगा आप वाटर में, तो लो टेम्परेचर पे गैस ज्यादा डिजोल्व रहेगा, लेकिन जैसे जैसे एज वी टेम्परेचर इंक्रीजेस दी डिजोल्व ऑक्सीजन जो है, या मतलब डिजोल्व गैस जो है वो गेट रिलीज, वो हमारा रिलीज होने लगता है। तो एक क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किस पे ज्यादा होगा? हाई कब होगा? एट लो टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे ज्यादा गैस डिजोल्व करेगा या हाई टेम्परेचर पे ज्यादा डिजोल्व करेगा? ये क्वेश्चन पूछता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लो टेम्परेचर पे। एज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज। अगर ये इसका कंक्लूजन ये हो गया, एज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड decreases बिकॉज एक लाइन ये भी लिख देगा, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट इज मतलब गैस और लिक्विड को मिला के गैस लिक्विड बनाएंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया। तो ये पॉइंट क्लियर है? या दिमाग में कोल्ड ड्रिंक्स ले आइएगा कि टेम्परेचर कम है तो ज्यादा डिजोल्व है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे सॉलिडिटी ऑफ गैस जो है धीरे धीरे क्या होते हैं? घटते जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स का है। दूसरा एग्जांपल ये भी सुन लीजिए, पूछता है कि एक्वेटिक एनिमल जो है जब ठंडा का समय रहता है, मानिए टेम्परेचर कम है, तो उस समय मछलियां या एक्वेटिक एनिमल जो है ज्यादा जो है आपको पानी में दिखेगी।
लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, गर्मी का समय है, उसका जो है घटते जाता है। उसका रीजन क्या है कि गर्मी के दिनों में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो इवोपरेट कर जाता है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो ऑलरेडी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होने लगता है, उसका अमाउंट कम होने लगता है। तो जब ऑक्सीजन ही कम मिलेगा तो वहां पे सर्वाइवल एक्वेटिक एनिमल का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन कोल्डर, जब ठंडा समय रहेगा तो ज्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है, जिसके कारण मछलियां या जो भी है एक्वेटिक एनिमल वो ज्यादा सर्वाइव, मतलब ज्यादा संख्या में वो रहते हैं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। तो ये रीजन है। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है हमारा कम होने लगता है इन समर सीजन, समर सीजन में कम हो जाता है। तो ठीक है, इसको लिख लीजिए। वो सब क्वेश्चन पूछ देता है ऐसा एप्लीकेशन पार्ट में कभी कभी। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, इसको लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए तो। 4-10, अच्छा ठीक है, इसको लिख लीजिए ना। फिर अभी क्लास है क्या? बायो का है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये लिख लीजिए ना। तो थोड़ा सा तीसरा फैक्टर है, केवल इंट्रोड्यूस। हाँ, इंट्रोड्यूस करके छोड़ देंगे। हाँ कौन, हाँ बोलिए। ना ना, कुछ रहता है, सारा नहीं इवोपरेट करता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज, यानी मान लीजिए कि जैसे से तो कुछ ना कुछ डिजॉल्व रहेगा, कुछ ना कुछ डिजॉल्व रहेगा, लेकिन जैसे से टेम्परेचर हाई करते जाएगा घटते जाएगा, इसका मतलब ये है। जैसे गर्मी के दिन में है, कुछ ना कुछ आपका रहेगा ही, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व रहेगा ही रहेगा। अच्छा, इसको लिख लीजिए। तो थर्ड फैक्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके छोड़ देंगे, लेकिन आप लोग को संडे फिक्स हो गया है, ठीक है, हम शेड्यूल में भी डाल देंगे। और संडे वही टाइमिंग में फिक्स हो गया। अच्छा, कम से कम ये हेडिंग लिख देते हैं। थर्ड जो है, थर्ड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। केवल इंट्रोड्यूस करा के बता देते हैं, आप लोग थोड़ा बुक में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो पढ़ाएंगे तभी ज्यादा क्लियर होगा। इफेक्ट ऑफ, सबसे हाईली जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, प्रेस इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बस 2 मिनट टाइम लेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसी में आपका एक हेनरी लॉ आता है, हेनरी लॉ। तो बोर्ड एग्जाम में पूछता है स्टेट हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हेनरी लॉ इसका कंक्लूजन है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उसमें न्यूमेरिकल है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर चलेगा, इसी में हेनरी लॉ आएगा, उसका एप्लीकेशन बताएंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बताएंगे। तो इसका 2 स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया है, साइड बुक में 2 दिया है, और बोर्ड एग्जाम में दोनों पे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल पूछा है। तो दोनों स्टेटमेंट बारी बारी से बताएंगे, 1 बाय 1 करके, एक साथ नहीं, दोनों बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, और उस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो करवाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज यही एंड कर देते हैं। तो आज कौन सा दिन है, वेंसडे है ना? तो ठीक है, फ्राइडे को तो होगा ही क्लास, फिर उसके बाद संडे होगा। ठीक है, ओके, आप लोग लिख लिए हैं? ओके ओके ओके। कोई दिक्कत होगा तो क्वेश्चन वगैरह आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे व्हाट्सअप पे भेज देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा करते हैं। तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, हम जब अवेलेबल होंगे आपको बना के भेज देंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो एंड कर रहे हैं क्लास।